हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्रोसिस एंड एप्टोसिस। हम यहाँ पर देखेंगे कि नेक्रोसिस एंड एप्टोसिस क्या होती है। देखिए बेटा, ये बहुत ही अहम टर्म्स है और यहाँ पर आज हमने क्या करना है, सेल की डेथ करनी है, सेल को मार देना है। अपने बॉडी सेल को हम देखेंगे कि उसकी डेथ किस तरीके से होती है। देखिए, जो हमारे बॉडी सेल है ना बेटा, इनकी डेथ दो तरीके से होती है। एक तरीका ये होता है कि सेल अपने आप को मार देता है, यानी कि सेल सुसाइड कर देता है, खुदकुशी कर लेता है। दूसरा मेथड ये है कि सेल को फोर्सफुली, जबरदस्ती, अचानक मार दिया जाता है। तो यानी कि दो तरीकों से सेल डेथ होती है। इसी तरह बेटा, हमारी बॉडी के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ सेल होते हैं और मुख्तलिफ सेल की मुख्तलिफ लाइफ स्पाइन है, उनकी यानी कि ज़िंदगी का दौरानिया मुख्तलिफ है। तो अब हम देखेंगे कि सेल की डेथ किस तरीके से होती है। अब सेल को किस तरीके से पता चलता है कि जी मैंने अब मर जाना है, मेरी यानी कि लाइफ ख़त्म हो गई है। सेल की डेथ के लिए बेटा, सेल को सिग्नल मिलते हैं, सेल को कुछ मखसूस नोटिफिकेशन मिलते हैं, उसके बाद सेल की डेथ हो जाती है। और वो सिग्नल किस तरह होते हैं बेटा, इंट्रासेलुलर हो सकते हैं, यानी कि इंट्रासेलुलर से मुराद यानी कि सेल के अंदर से यानी कि उसको कुछ सिग्नल मिलते हैं और वो सिग्नल उसको ये बताते हैं कि आपकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब आप सुसाइड कर लें, ख़त्म हो जाए, डेथ कर लें। देखें, सेल के ऊपर हम गौर करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई सेल मौजूद है, तो उसके अंदर हम देखें तो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जीन वगैरह मौजूद है, डीएनए मौजूद है। यानी कि सेल के अंदर, डीएनए के अंदर ये बात रिटर्न होती है, लिख दी जाती है कि अब सेल ने कब मरना है, उसका लाइफ स्पैन लिख दिया जाता है। तो उसके बाद सेल सुसाइड कर लेता है। तो इसको हम कहते हैं, यानी कि ये उसके सेल के अंदर यानी कि इंट्रासेलुलर सिग्नल है। इसी तरह सेल की डेथ के लिए कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल भी होते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल यानी कि सेल से बाहर की तरफ, यहाँ पर हम देख सकते हैं बेटा, ये हमारे पास एक सेल मौजूद है, तो इसके आसपास और सेल भी होंगे ना, तो इस सेल के यानी कि बाहर वाला माहौल एक्स्ट्रा सेलुलर कहलाएगा। तो उसके आसपास जितने भी सेल होंगे, वो सेल क्या करेंगे, अपने सिग्नल इस सेल को पहुंचाएंगे कि अब आप ख़त्म हो जाएं, आपका लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया है, आपकी ज़िंदगी का दौरानिया ख़त्म हो गया है। तो फिर सेल क्या करेगा, सुसाइड कर लेगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आपने इस तरह नहीं समझना कि सेल की डेथ हो जाए तो हमारे लिए नुकसान है। देखें, सेल की डेथ होना कहीं कहीं हमको फ़ायदा भी पहुंचाता है, तो इस बात को हम देखने वाले हैं। देखिए, एक तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा सेल डिवीजन होती है, यानी कि सेल बार बार तकसीम होते रहते हैं, यानी कि माइटोसिस होती है, तो इससे एक पूरा जानदार बन जाता है। तो अगर हम हेल्प की बात करें तो यहाँ पर हमारी बॉडी में जब सेल डिवीजन होगी, सेल की तकसीम होगी, तो पैटर्न फार्मेशन हो जाएगी। अब पैटर्न फार्मेशन से ये मुराद यानी कि हमारी बॉडी के किसी पार्ट का एक प्रॉपर शक्ल में आ जाना, हमारी बॉडी को एक यानी कि ख़ास शक्ल मिलना, इसको हम कहते हैं पैटर्न फार्मेशन। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जब सेल डिवीजन होती है, यानी कि सेल जब डिवाइड हो रहे होते हैं, तो उनसे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर बेटा, ये मेरे कान के अंदर जो सेल बने हैं, यानी कि जो सेल डिवीजन हुई है, वो सेल डिवीजन एक ख़ास हद तक हो गया है। तो यानी कि अब इसके बाद यानी कि जो दूसरे मज़ीद सेल बढ़ने वाले थे, तो उनकी क्या होगी, एप्टोसिस होगी, यानी कि सेल की डेथ होगी। यानी कि अगर सेल बढ़ते रहते तो मेरा कान बहुत हद तक बड़ा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि कान के सेल बनाने के लिए हमको इतनी मिकदार में सेल की ज़रूरत नहीं थी, तो जो बाकी सेल थे उनकी डेथ हो गई, यानी कि उनकी एप्टोसिस होगी। एक ख़ास हद तक सेल हमने बना लिए। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन में किस तरीके से हमको हेल्प मिलती है। डिफरेंशिएशन से ये मुराद बेटा, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स का बनना, यानी कि इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल मौजूद है ना, तो इन सेल को मखसूस काम दिया जाता है। कुछ सेल को कहा जाता है कि जी आपने क्या करना है, नोज बनाना है हमारा, और कुछ सेल को ये काम लगाया जाता है कि जी आपने आई के सेल बनाने हैं। कुछ सेल को ये काम लगाया जाता है कि जी आपने ब्रेन को बनाना है। अच्छा, एक और फायदा भी हमको होगा, मार्फोजेनेसिस में भी हमको हेल्प मिलेगी बेटा। मार्फ कहते हैं शक्ल को, स्ट्रक्चर को, एंड जेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन।
यानी कि हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, यानी कि शक्ल सूरत का बन जाना, ये भी एप्टासिस हमारी हेल्प करती है। क्योंकि हमने अभी बात किया कि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो एक मखसूस हद तक बढ़ते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो यानी कि ये हमको फ़ायदा दे रही है। नेक्स्ट है जी, ये हमारी हेल्प करती है बेटा मोटेलिटी में। मोटेलिटी मीन हरकत करना, मोशन में आ जाना। यानी कि अब ये मेरे पास हैंड बन गया, हाँ, अब मैं इससे हरकत कर रहा हूँ। अगर यानी कि सेल की डेथ ना होती, मिसाल के तौर पर ये हैंड यहाँ पर है, अब ये इस तरीके से चिपका रहता, यानी कि यहाँ से जो सेल थे, यानी कि जो अटैचमेंट थी, उनकी डेथ होगी, फिर यानी कि मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स एक प्रॉपर शक्ल में फंक्शनल हो गए और वो मोटेलिटी करने लगे, हरकत करने लगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। हम देखते हैं कि जी एप्टासिस में क्या होता है, यानी कि एप्टासिस जो सेल डेथ है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये जो एक नॉर्मली सेल हमारे पास मौजूद है, तो इस नॉर्मली सेल को कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है कि फिर उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह नेक्रोसिस में भी हम देखेंगे जो सेल डेथ है, तो इसमें भी स्टेप देखेंगे कि सेल की डेथ किस तरीके से होगी। देखिए जो एप्टासिस यानी कि सेल डेथ है, इसको हम पीडीसी भी कहते हैं। अब पीडीसी स्टैंड फॉर प्रोग्राम्ड डेथ सेल, यानी कि एप्टासिस में ये होगा कि सेल की डेथ तो होगी लेकिन ये प्रोग्राम्ड होगी, पहले से प्लान बनाया जाएगा कि सेल ने मरना है, यानी कि ये प्री डिस्टाइंड फेट होगी, यानी कि पहले से ये तयशुदा बात होगी, यानी कि ये बात जीन के अंदर लिख दी जाएगी कि सेल ने कब मरना है। जिस तरह अभी मैंने बेटा आपको समझाया है कि ये हमारे पास सेल है, उसके जो अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो डीएनए मौजूद है, तो उसके अंदर ये बात कोडेड होगी, यानी कि वहाँ पर रिटर्न होगी, ऑलरेडी ये बात तयशुदा होगी कि फलां सेल ने फलां दिन यानी कि इतने डेज बाद मर जाना है, ख़त्म हो जाना है, यानी कि ये एक प्री प्लान बात है, तो फिर सेल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं कि जी जो एप्टासिस जो है ना बेटा, एप्टासिस एक्चुअली हम यहाँ पर इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे। देखिए एप्टासिस एक ग्रीक वर्ड है, ये खुद एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज है, जिसका मतलब है ड्रॉपिंग ऑफ, यानी कि सेल की डेथ हो जाना, ड्रॉप हो जाना, इसको हम क्या कहेंगे, एप्टासिस। अब एप्टासिस में होता क्या है कि सेल सुसाइड कर लेता है, सेल खुदकुशी कर लेता है। अब देखें सेल सुसाइड कब करता है, देखें जब उसको सिग्नल दे दिया जाता है कि आपके इतने डेज बाकी हैं, आपने इतने दिन के बाद मर जाना है, तो वो सेल फिर सुसाइड कर लेता है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद मर जाता है। अब एप्टोसिस में जो सेल डेथ हो रही है, हमको इससे क्या फायदा होगा, इससे हमको ये फायदा होगा बेटा, सेल डेथ से इससे जो हमको एडवांटेज होगा, इससे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जी टेल डिलीशन हो जाती है जब ह्यूमन एम्ब्रियो की स्टेज में होता है। यानी कि इस तरह होता है कि जब बच्चा बन रहा होता है, उसके यानी कि मुख्तलिफ बॉडी पार्ट बन रहे होते हैं, जब वो माँ के पेट के अंदर होता है, तो हर इंसान जब वो माँ के पेट के अंदर होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो उसकी बेटा टेल होती है, दुम होती है। तो अब यानी कि जब कुछ अरसे के बाद, जब 9 मंथ के बाद उस बच्चे की बर्थ हो जाती है, तो हम देखते हैं वो टेल नहीं होती। तो अब उस बच्चे की टेल कहाँ गायब होगी बेटा, वो टेल के अंदर यानी कि जो टेल वाले जो सेल थे, तो उनकी एप्टासिस होगी, यानी कि उनकी डेथ होगी। तो अब टेल का ख़त्म हो जाना ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल बात है ना। इसी तरह एप्टोसिस का हमको एक और फायदा भी होता है बेटा, गैप डिलीशन हो जाती है जो फिंगर डिजिट्स होते हैं। अब गैप डिलीशन किस तरीके से होती है फिंगर डिजिट में, देखिए बेटा ये मेरा हैंड आपको नजर आ रहा है, ये आपको मुख्तलिफ डिजिट नजर आ रहे हैं। यहाँ पर होता क्या है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, तो उसके अंदर यहाँ पर बेटा मुख्तलिफ सेल मौजूद होते हैं, यानी कि ये इस तरीके से बंद होता है, यानी कि यहाँ पर गैप नहीं होता। तो अब यहाँ पर एप्टासिस के जरिए ये गैप पैदा हो जाता है, यानी कि एप्टासिस के जरिए ये सेंटर वाले सेल खत्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। वगरना ये पहले किस तरह होते हैं, वेब लाइक होते हैं, जिस तरह बतख नहीं होती ना बेटा, तो उस बतख के जो पंजा होता है, तो वो भी अंदर से फिल्ड होता है, तो हमारे हाथ भी उसी तरीके से फिल्ड होते हैं। इसी तरह फराग की भी टेल होती है बेटा, फराग यानी कि जो जब फराग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, उसकी भी टेल होती है, तो उसमें फिर क्या होता है, दोबारा उसी तरीके से यानी कि एप्टासिस होती है, फिर उन सेल की डेथ हो जाती है, तो वो
जब यानी कि पूरा एक फराग बन जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी टेल नहीं होती, उसकी टेल डिलीशन में आ जाती है, यानी कि डीजनरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि जी जो एप्टासिस यानी कि जो सेल डेथ है, जो सेल के मरने का प्रोसेस है, तो उस यानी कि प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को हम देखते हैं कि उनके अंदर कौन से स्टेप हैं, कौन से मराहल से गुजर कर सेल की डेथ हो जाती है। देखिए बेटा, सबसे पहले इस डायग्राम के ऊपर आप थोड़ा गौर करें। ये हमारे पास एक एनिमल सेल मौजूद है। एनिमल सेल के ऊपर अगर हम गौर करें बेटा, सबसे बहर आपको ये जो ब्लू आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेंटर में आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक सपाट की तरह स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इस सेल के अंदर बेटा, एज फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर देख सकते हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनेल। अब ऑर्गेनेल यानी कि यहाँ पर ये कोई भी हो सकता है। हाँ, ये कोई इस तरह समझे, कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे पास कोई रेबोसोम है, इसी तरह गाल्जी बॉडी होंगी, यानी कि जितने भी ऑर्गेनेल हैं वो सेल के अंदर मौजूद है। अब इस सेल की डेथ किस तरीके से होगी उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सबसे पहला स्टेप होगा बेटा, सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। श्रिंक का मतलब होता है सुकड़ जाना। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें बेटा, यहाँ पर एक नॉर्मली सेल है, तो इधर हम देखें अगर, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो माइल्ड कन्वोल्यूशन हो रही है। कन्वोल्यूशन कहते हैं मुड़ जाना को, यानी कि बेंड हो जाना। तो इस तरह यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन बेंड होती जा रही है, यानी कि श्रिंक होती जा रही है। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर जो यानी कि साइटोप्लाज्मिक कंडेंसेशन भी होगी, यानी कि जो अंदरूनी मटेरियल है उसकी फिर कंडेंसेशन हो रही है, यानी कि वो सुकड़ता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यूक्लियस एक प्रॉपर शक्ल में मौजूद है, यहाँ पर न्यूक्लियस इर्रेगुलर थोड़ा हो गया है, और इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी इर्रेगुलर हो रही है, यानी कि सेल श्रिंक होता जा रहा है। अब सेल श्रिंक होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो इसके बाद अल्टीमेटली स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि टूटने का अमल शुरू हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला सेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी अजीब इर्रेगुलर शेप है, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जी यहाँ पर जो सेंटर में न्यूक्लियस था वो भी अब गायब हो गया, यानी कि वो कहाँ चला गया। देखिए ये यहाँ पर जो आपको प्रोजेक्शन नजर आ रहे हैं, उभार नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर अब मुख्तलिफ ऑर्गेनेल, यानी कि इनके अंदर यहाँ पर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल हमको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आ गए हैं। यानी कि ऑर्गेनेल अब एक ऐसा प्रोसेस किए जा रहे हैं कि वो एक तरह के सैक्स बनाने की स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, यानी कि थैलियां बनाने के चक्कर में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए बेटा अब ये वाली एक पैकिंग हो रही है यहाँ पर, यानी कि अंदर वाले ऑर्गेनेल पैकिंग की शक्ल में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कोई ऑर्गेनेल है तो इस तरीके से ये अपने आप को अलहदा कर लेगा। अब ये हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहेंगे ब्लैबिंग सेल। ब्लैब कहते हैं बेटा सैक को, थैली को। इसी तरह ये ब्लैबिंग सेल मुख्तलिफ बन जाएंगे, यानी कि ये सेल के अंदर जो चीजें हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर गाल्जी बॉडी है बेटा, तो इसकी भी पैकिंग हो जाएगी, तो ये यहाँ से अलहदा हो जाएगी, इस तरह सैक बना लेगी, थैली बना देगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैबिंग सेल यानी कि बन गए। ठीक है ना बेटा। और यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें, सारी चीजें पैकिंग में आ जाएंगी, तो ये वाला जो सेल है ना खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, और वो खत्म होने के बाद मुख्तलिफ ये वाली सैक्स बना लेगा, थैलियां बना लेगा। अब बेटा ये सेल टूटने के बाद, यानी कि जब इस सेल की डेथ हो जाएगी, सेल की टोटली ब्रेक डाउन हो जाएगी, जब इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो ये टुकड़े यानी कि ये पीसेस अब कहाँ पर जाएंगे, अब होगा ये देखें बेटा, ये जो छोटे छोटे पीस बने हैं, ये जो टुकड़े बने हैं, इनको हम क्या कहेंगे, एपोप्टोटिक बॉडी। अब ये यानी कि एपोप्टोटिक बॉडी इनको क्यों कहेंगे, क्योंकि एपोप्टोसिस के प्रोसेस में ये बॉडीज बनी है ना, तो इनको हम कहेंगे एपोप्टोटिक बॉडीज। अब ये छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज, ये छोटे छोटे टुकड़े कहाँ पर जाएंगे बेटा, इनका क्या होगा। देखिए यहाँ ये हमारे पास कोई सेल था ना, तो इसके आसपास भी बहुत सारे सेल मौजूद होंगे ना, तो इसके आसपास जो सेल होंगे वो क्या करेंगे, इस सेल के छोटे छोटे टुकड़ों को इनगल्फ कर लेंगे, यानी कि उसको खा जाएंगे, निगल जाएंगे। इस बात को हम यहाँ पर देख सकते हैं बेटा,
इस सेल के आसपास मिसाल तौर पर ये कोई सेल मौजूद था। अब इस सेल की मेम्ब्रेन की ये इनफोल्डिंग हो जाएगी, यानी कि ये मेम्ब्रेन को मोड़ लेगा अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि इसने इस सेल के इस टुकड़े को अपने अंदर खा लेना है, उसको यानी कि निगल जाएगा। अब इस तरह समझे ये हमारे पास फेगोसाइटिक सेल है, क्योंकि ये इन छोटे छोटे पीसेस को इनगल्फ कर रहा है, खा रहा है। तो यानी कि इस इनगल्फिंग के प्रोसेस के जरिए ये सारा सेल यानी कि खा लिया जाएगा। अगर हम इस बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करें, एज फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बॉडी के सेल हैं बेटा, ये वाला सेल इस तरह समझिए यहाँ पर मौजूद है। जब इसकी डेथ हो जाएगी, यानी कि जब इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो आस पास वाले जितने भी सेल होंगे यानी कि इसके टुकड़ों को खा लेंगे वो, यानी कि वो क्या हो जाएगी, फेगोसाइटोसिस के जरिए उनको खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि हमारी जो उंगलियों के यानी कि फिंगर डिजिट के यानी कि जो गैप होंगे, ये इस तरीके से गैप क्रिएट होंगे, यानी कि इस तरीके से सेल की डेथ होने के बाद ये हमको गैप देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से यानी कि जो टेल होती है, टेल भी इसी तरीके से डीजनरेट होती है, क्योंकि हमने देखा है कि सेल मुख्तलिफ स्टेप से गुजर कर अपनी डेथ करवा देता है, सुसाइड कर लेता है। तो यानी कि इस तरीके से हमारे अंदर बहुत ही बेनिफिशियल प्रोसेस है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी नेक्रोसिस क्या होती है। नेक्रोसिस भी एक सेल डेथ है, लेकिन यहाँ की जो सेल की डेथ होगी वो एक और तरीके से होगी बेटा। ये जो सेल डेथ है ये बेटा, इसमें होता क्या है, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। टिश्यू डैमेज होने से क्या मुराद, अब यहाँ पर इस तरह समझें, मिसाल के तौर पर कोई बंदा यानी कि मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा है, तो अगर वो मोटरसाइकिल से गिर जाता है तो उसके हाथ के ऊपर यानी कि कोई रगड़ वगैरह आ जाती है, खून निकल आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ वाले सेल यानी कि डैमेज हो गए, तो उन सेल की डेथ होगी ना, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, नेक्रोसिस कहते हैं। अब इन सेल की जो डेथ हुई है ना, ये कोई प्रोग्राम्ड तो नहीं थी, जिस तरह एप्टाटिक में प्रोग्राम्ड सेल डेथ हुई थी। ये तो यानी कि अचानक हुई, इस तरह समझे कोई फोर्सफुली हुई, उन सेल को पता भी नहीं था कि हमने मर जाना है। तो एप्टोसिस एंड नेक्रोसिस में यही मेन फर्क है कि एप्टोसिस में प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है और नेक्रोसिस में सडन होती है, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी और वजह से। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं बेटा, नेक्रोसिस ये वो कहता है कि जी सेल मर्डर होता है, यानी कि सेल का मर्डर होता है, सेल को यानी कि कत्ल कर दिया जाता है कोई एक्सीडेंट वगैरह के जरिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होता है बेटा, जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो वहां पर सेल के साथ क्या होता है, जो सेल की डेथ हो जाती है, सेल बेटा स्वेल कर जाते हैं। सेल यानी कि इसमें क्या होता है, सेल फूल जाता है। सेल जब फूल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, तो वो क्या होता है बेटा, बर्स्ट कर जाता है, फिर इस तरीके से फट जाता है सेल। अब हम यहाँ पर देखेंगे जब सेल की बेटा डेथ हो जाएगी, यानी कि सेल जब बर्स्ट कर जाएगा, सेल जब फट जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा, जो सेल के अंदर यानी कि जो मटेरियल होगा, फ्लूइड होगा, वो कम आउट यानी कि बाहर आ जाएगा। इसको हम देखते हैं यहाँ पर। और जब वो फ्लूइड बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, अफेक्ट द नेबरिंग सेल, यानी कि वो मुतासर करेगा आसपास के जो सेल होंगे। अब देखें जब एक्सीडेंट होगा, जब यानी कि फिर इंजरी होगी, तो फिर यहाँ वाले सेल जो नॉर्मल सेल होंगे, तो ये नॉर्मल सेल क्या करेंगे बेटा, रप्चर हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो जख्मी हालत में फिर क्या होगा, तो उस हालत में देखें बेटा जो नॉर्मली सेल होंगे, फटने के बाद यानी कि यहाँ इनके अंदर जो मटेरियल था, यानी कि जो गाल्जी बॉडीज थी, माइटोकॉन्ड्रिया थे, राइबोसोम थे, तो अंदर वाला सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो ये एक बड़ी लीथल कंडीशन हो जाएगी। अब लीथल कंडीशन यानी कि ये डिजास्टर कंडीशन हो जाएगी। तो ये किस तरीके से होगी, अब मिसाल के तौर पर इस तरह समझें, यहाँ पर सेल, ये वाला हमारे सेल रप्चर हो गए, यहाँ पर जो इंजरी हुई थी, ये सेल जब इस तरीके से बेटा रप्चर हो जाएंगे, रप्चर होने के बाद क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है, तो यहाँ वाला जो मटेरियल होगा वो आसपास के सेल में चला जाएगा। अब सेल की जब सडन डेथ होगी, यानी कि जब नेक्रोसिस होगी, तो उसके अंदर वाला सारा मटेरियल निकल कर आसपास के नॉर्मल सेल को भी खराब कर देगा। तो इसी तरीके से कोई डिजीज भी हो सकती है, अल्लाह ना करे कोई कैंसर वगैरह भी हो सकता है, या कोई और डिजीज भी हो सकती है। नेक्रोसिस यानी कि ये पैथोजेनिक हो सकती है, कोई डिजीज कॉज कर सकती है। लेकिन एप्टासिस हमारे लिए नुकसानदेह नहीं थी। एप्टासिस हमारे लिए नुकसानदेह क्यों नहीं थी, क्योंकि ये सेल बर्स्ट नहीं होता, ये सेल फटता नहीं है।
अब ये सेल क्यों नहीं फटता, क्योंकि यहाँ जो अंदर जो भी मटेरियल था उसकी क्या होगी, पैकिंग होगी, यानी कि वो पैक हो गया, उसकी कोई बाहर यानी कि अंदर वाला मटेरियल नहीं निकला। तो ये हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है।